फिल्म एक पुनर्वसन केंद्र के अंदर खुलती है, जहां नशे की लत से उबरने वाले लोगों का एक समूह एक घेरे में बैठकर कहानियां साझा करता है। फिर एक नर्स ये बताने के लिए अंदर आती है कि डार्बी नाम की एक महिला के लिए एक जरूरी फोन कॉल है। वह इसका जवाब देने जाती है और आती है। एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी मां को धमनी विस्फार है और वह इस समय साल्ट लेक सिटी के अस्पताल में अपनी बहन डेविन डार्बी के साथ है, जो स्वाभाविक रूप से चिंतित है। बाद में उस रात वह चुपचाप अपनी बहन डेविन को फोन करती है और हमें पता चलता है कि उनका रिश्ता चट्टानी डेवोन है। वह डार्बी को देखना भी नहीं चाहती है और डार्बी को इसकी कोई परवाह नहीं है। वह एक कार चुराकर सुविधा से भागने का फैसला करती है और रास्ते में सड़क के किनारे कार लेकर निकल जाती है और हम उसके अंधेरे अतीत का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां उसकी बहन और मां ने उसे एक कार के अंदर नशे में धुत पाया। और फिर आप ठीक है यार, वर्तमान समय में वापस आ गए। अधिकारी ने उसे बताया कि सभी सड़कें बंद हैं क्योंकि तूफान आ रहा है और डार्बी को पास के आगंतुक केंद्र में इंतजार करना चाहिए। डार्बी शांत हो जाती है और वहां पहुंच जाती है। एक बार जब वह पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहां कई अन्य लोग भी हैं जो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वह टॉयलेट में जाती है और उन संदेशों को देखती है जो उसकी बहन ने उसे भेजे थे। मूल रूप से उसे बताया गया था कि वह तनावग्रस्त होकर अस्पताल न आए। डार्बी ने एक छोटा सा बाहर निकाला कोकीन का बैग, लेकिन बाद में इसे न लेने का फैसला करता है। डार्बी फोन सेवा की तलाश में पार्किंग स्थल से बाहर जाने का फैसला करती है। जब ऐसा होता है तो वह शोर की ओर चलती है और उसे पता चलता है कि अंदर एक बच्चा बंधा हुआ है। डार्बी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लॉक लगा हुआ पाया गया। इसलिए उसने लाइसेंस प्लेट की तस्वीर लेने का फैसला किया और बच्चे से कहा कि वह अपनी कार में प्रवेश करने से पहले वापस आ जाएगी। डार्बी 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कोई सेवा नहीं है, इसीलिए वह वापस अंदर चली जाती है। चारों ओर देखता है। उसके आसपास के लोगों को एहसास हुआ कि अपराधी को कमरे में कोई होना चाहिए। एक बार जब वह बैठती है तो उसे पूर्व नर्स और उसके पति सैंडी से मिलवाया जाता है। एड पूर्व मरीन लार्स सामाजिक रूप से अजीब और ऐश द चार्मिंग वन एड का प्रस्ताव है कि उन्हें एक कार्ड खेलना चाहिए। समय बर्बाद करने के लिए वे सभी कार्ड गेम खेलने के लिए एक घेरे में बैठते हैं और डार्बी उनकी उत्पत्ति और वे कहां जा रहे हैं के बारे में सवाल पूछकर छोटी मोटी बातें करने का नाटक करते हैं, जबकि वास्तव में वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपहरणकर्ता कौन है, क्योंकि लाइसेंस प्लेट वैन के पीछे नेवादा से है। डार्बी अपनी सीट पर टेंशन में है जब उसे पता चलता है कि लार्स नेवादा से है। उसी समय लार्स कार्ड गेम हार रहा है जो वे खेल रहे हैं और ऐसा करता है तो यह स्पष्ट है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। डार्बी इसका उपयोग करता है बच्चे के अपहरण के बारे में 911 पर संदेश भेजने के लिए, खुद को माफ करने और एक खराब शौचालय में प्रवेश करने का अवसर, और यहाँ तक कि उन्हें लाइसेंस प्लेट की तस्वीर भेजने तक की बात है। हालांकि अभी भी कोई सेवा नहीं है। यह जानते हुए भी कि उसे ऐसा करना होगा मामले को अपने हाथों में लें, डार्बी उठती है और हथौड़े से दीवार से एक तख्ती निकालती है जिससे एक छेद हो जाता है जिसमें वह रेंग सकती है। वह चारों ओर चक्कर लगाती है और वैन में वापस आ जाती है। इस बार एक पतली धातु की पट्टी के साथ दरवाजा खोलने का प्रबंधन करती है और बच्चे को खोलने की कोशिश करते हुए अंदर चढ़ जाती है। वह बच्चे की कलाई पर मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पर ध्यान देती है, लेकिन फिर यह एक बुरा काम है। डेवोन खुद को कंबल से ढक लेती है, जबकि लार्स एक बच्चे के साथ धीरे से बात करना शुरू कर देती है और हमें पता चलता है कि बच्चे का नाम जे लार्स है। जब उसे कुछ पता चलता है तो वह रुक जाता है। कार्डबोर्ड को मत छुओ, ठीक है। यहाँ डार्बी को पता चलता है कि लार्स ने अपनी पिछली जेब के अंदर एक बंदूक छिपा रखी है। लार्स वापस बैठ जाता है और अंकल केनी नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर देता है जिससे वह जुड़ा है। फिर वह जय को लेकर यह कहते हुए वैन से बाहर निकलता है कि वह जय के लिए कुछ स्नैक्स लेने जा रहा है। उसे एहसास होता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। डार्बी जय के साथ एक बॉक्स कट्टर छोड़ता है और बाहर निकल जाता है। वैन और वैन के किनारे पहुंचने पर वापस टॉयलेट के अंदर चली जाती है। लार्स को बर्फ पर कुछ कदमों की आहट दिखाई देती है और वह संदिग्ध हो जाता है। इस बीच चिंतित राख डार्बी को देखने के लिए टॉयलेट में दस्तक देना शुरू कर देती है, लेकिन इससे पहले कि डार्बी उसे बता पाता कि क्या हो रहा है। असहज होने पर लार्स की पत्तियां और डार्बी ऐश को वैन के अंदर बंधी छोटी लड़की के बारे में बताना शुरू कर देता है और लार्स को संदेह होना चाहिए कि वह जानती है कि अब ऐश चिंतित दिखती है। इसलिए वह कमरे के अंदर टूल कार्ड से एक नेल गन लेता है और एक योजना के साथ आता है। योजना यह है कि डार्बी इस बार फिर से बाहर कदम रखेगी, साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि लार्स उसका पीछा कर रहा है जबकि लार्स चला गया है। ऐश को पूर्व नौसैनिक को यह बताना होगा कि क्या हो रहा है। हालांकि एक बार डार्बी वापस अंदर आ जाता है वैन, लेकिन वे लोग कहाँ हैं? जय मासूमियत से पूछता है कि वे लोग कहाँ हैं जो उसे ले गए थे। यह दर्शाता है कि एक से अधिक अपहरण करता है। कितने लोग हैं? डार्बी बाहर देखता है और पाता है कि ऐश और लार्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऐश वैन ले जाती है हैंडगन, जबकि लार्स नेल गन लेता है।
वे डार्बी पर घात लगाने की योजना बनाते हैं। डार्बी चुपचाप इमारत के अंदर घुस जाता है, इसलिए ऐश और लार्स वापस अंदर चले जाते हैं। ऐश उसे घेर लेती है और उसका फोन ले लेती है। वह उन अनभिज्ञ संदेशों को हटा देता है जिन्हें डार्बी ने 911 पर भेजने की कोशिश की थी। पहले और डार्बी की बहन द्वारा भेजे गए संदेशों को खोलता है तो उसे पता चलता है कि डार्बी का परिवार उसे नापसंद करता है और नहीं चाहता कि वह अस्पताल आए। इस बीच सामने वाले हॉल में एड शुरू हो जाता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर वह चीजों की जांच करने के लिए बाहर जाता है। ऐश डार्बी से पूछताछ करना शुरू कर देती है, उसके परिवार के बारे में गहन सवाल पूछती है। वह यहां तक कि डार्बी के पिता की मृत्यु के तरीके के बारे में भी पूछने लगता है और भयभीत डार्बी को पता चलता है कि उसके पिता ने खुद को गोली मार ली थी। फिर वह रुग्णता शुरू कर देता है। उसके सिर पर बंदूक तानते हुए पूछा कि सिर के किस हिस्से में गोली मारी गई है। डार्बी उसे बच्चों का यौन शोषण करने वाला कहता है और विरोध में वह बताता है कि वह पैसे के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि जय की पिता अमीर है और अपने बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए बहुत अधिक भुगतान करेगा। उसने उसे यह भी बताया कि जय एडिसन की बीमारी से पीड़ित है, जिसका अर्थ है कि उसे एड्रेनालाइन की कमी हो सकती है, इसलिए उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने वाला डार्बी वैन के अंदर मदद नहीं कर रहा था। जय ने डक्ट टेप को हटाना शुरू कर दिया है। बॉक्स कटर का उपयोग करके उसे बांधे। डार्बी ने उसके दाहिनी ओर छोड़ दिया। जब एड वैन के पास आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, इस बार किसी कारण से जय आवाज नहीं करता है। राख और डार्बी वापस आ जाते हैं, सैंडी द्वारा टोकते हुए, जो जाने से पहले डार्बी से अकेले में बात करने के लिए कहता है। ऐश डार्बी को धमकी देती है कि वह किसी को न बताए, अन्यथा वह सभी को मार डालेगा। भयभीत डार्बी सैंडी को नहीं बताता कि क्या हो रहा है। हालांकि सैंडी को पता चलता है कि वह कितनी सहमी हुई है। इसके बजाय डार्बी ने पूछकर विषय को मोड़ दिया। मस्तिष्क धमनी विस्फार के बारे में और उसकी मां जीवित रह सकती है या नहीं, इसके बारे में दोनों महिलाएं बाद में सामने वाले हॉल में वापस चली गईं और एक आदमी के साथ बैठने के लिए चली गईं। थोड़ी देर बाद डार्बी ने नोटिस किया कि जय के पास है, खुद को बंधन मुक्त किया और वैन ऐश से बाहर निकल गई और लार्स ने भी इस पर ध्यान दिया, इसलिए लार्स बच्चे के पीछे जाने के लिए बाहर चला गया। एड और सैंडी हालांकि अभी भी पूरी तरह से अनजान लग रहे थे। डार्बी वापस शौचालय की ओर चला गया, इसलिए ऐश ने खुद को माफ कर दिया और उसके पीछे चली गई। और फिर यह ऐसा होता है कि दोनों हाथापाई करने लगते हैं और क्योंकि वह मजबूत है, ऐश उस पर हावी होने में कामयाब हो जाती है। वह डार्बी का गला घोंटने के लिए आगे बढ़ता है। सौभाग्य से लार्स ठीक समय पर पहुंच जाता है, इससे पहले कि ऐश डार्बी लार्स को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सके। उसे सूचित किया कि बच्चा पैदल यात्रा मार्ग पर भाग गया है और उन्हें उसके पीछे जाना होगा। दो अपहरणकर्ताओं ने फिर डार्बी को बच्चे की तलाश में जाने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने साथ बच्चे की तलाश करने के लिए मजबूर किया। जब तक वे बच्चे की तलाश के लिए मार्ग पर आगे बढ़े, डार्बी ने कहा कि वह ठीक है। सहयोग करने से इनकार कर देती है। वह उन्हें रोकने के लिए उनकी आंखों में टॉर्च मारती है। हैरान ऐश अपनी बंदूक चलाती है और वह उससे बचने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह पहाड़ी से लुढ़कने लगती है और इस प्रक्रिया में वह इमारत के अंदर वापस आ जाती है और सैंडी ने गोली की आवाज सुनी और बाहर सिर जोड़ दिया। डार्बी छिपने के लिए रेंगती है जबकि ऐश और लार्स उसे ढूंढते हैं। सौभाग्य से वह दृष्टि से ओझल हो जाती है। इस बीच एड एक बेहोश जे पर ठोकर खाता है और जल्दी से उसे अंदर ले जाता है। एड और सैंडी को तुरंत पता चलता है कि बच्चा एक चिकित्सीय स्थिति से पीड़ित है। उसके ऊपर कंगन देखकर कलाई ठीक समय पर डार्बी वापस अंदर आती है और अंत में उन्हें बताती है कि क्या हो रहा है। राख और लार्स कुछ देर बाद इमारत के सामने पहुंचते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। संगीत एड ने समय बचाने के लिए सामने के दरवाजे को कुर्सियों से बंद कर दिया और जब यह महसूस हुआ कि दो अपहरणकर्ता करीब आ रहे हैं तो एड चिल्लाता है संगीत, जिसके परिणाम स्वरूप अपहरणकर्ता पीछे हट जाते हैं और इस बात पर बहस करने लगते हैं कि एड अंदर झूठ बोल रहा है या नहीं। हमें पता चलता है कि एड ऐसा नहीं करता है। वास्तव में उनके पास एक बंदूक है। अपहरणकर्ता एक और रणनीति के साथ आते हैं। वे चिल्लाना शुरू करते हैं कि लड़की बीमार है और उनके पास सैंडी के अंदर दवाएं हैं। पूर्व नर्स डगमगाती है। वह अन्य दो को बताती है कि अपहरणकर्ता शायद सही है, क्योंकि जय पहले से ही इतनी पीली दिख रही है कि वह मर सकती है। एड और डार्बी ने हार मानने से इनकार कर दिया और डार्बी ने खुलासा किया कि उसने अपहरणकर्ताओं की कार की चाबियां चुरा ली हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके पास एक और सौदा है। एड अपहरणकर्ताओं पर चिल्लाता है कि वे कार की चाबियों के साथ दवा बदलने के लिए तैयार हैं। दवाइयों से राख निकली और लार्स अपनी वैन की ओर वापस चले गए। हालांकि जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके पास दवाइयां नहीं होती हैं, बल्कि उनके पास एक गैस कैन होता है जो दर्शाता है कि वे इमारत को जलाने जा रहे हैं। एड ने डार्बी को बताया सभी कार की चाबियां छिपाने के लिए, क्योंकि यदि वे परिसर नहीं छोड़ सकते हैं तो अपहरणकर्ता उन्हें मार नहीं देंगे। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने इमारत के चारों ओर गैसोलीन डालना शुरू कर दिया। सैंडी स्पष्ट रूप से भयभीत है।
वह खुद को हथियारबंद करने के लिए एक मिर्च स्प्रे निकालती है। जबकि यह सब हो रहा है, जय के पास जाने पर बच्चा उठता है और सैंडी से कहता है, वह लोरी कहता है। इससे पता चलता है कि जय और सैंडी एक दूसरे को जानते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दृश्य में ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि सैंडी जय के घर में नौकरानी के रूप में काम करती है और जय उसे धमकाता है। हमें बाद में यह भी पता चलता है कि जब जय का अपहरण हो रहा होता है और वह मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, तो सैंडी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती है। हम एक दृश्य भी देखते हैं जहां सैंडी फोन पर ऐश से बात कर रही है और ऐश उसे ढूंढ न पाने के बारे में चिल्ला रही है। लड़की की दवा और सैंडी को उनके पास दवा लानी होगी ताकि जय वर्तमान समय में न मर जाए। उसके पास बंदूक नहीं है। सैंडी चिल्लाता है। सैंडी फिर आंखों में डार्बी स्प्रे करता है और अपहरणकर्ता अंदर प्रवेश करते हैं। अंत में ऐश ने सैंडी को दवा दी और उसे बच्चे को दवा देने के लिए कहा, जिसके बाद सैंडी, ऐश और लार्स के बीच टकराव हो गया। इस बिंदु पर हमें पता चला कि ऐश और लार्स कभी भी जय को उसके माता पिता के पास वापस नहीं लौटाने वाले थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें फिरौती की परवाह नहीं है। वे वास्तव में एक बाल तस्करी गिरोह का हिस्सा हैं और वे जय को किसी और को बेचने जा रहे हैं। सैंडी हैरान है और उनसे ऐसा न करने के लिए विनती करती है, लेकिन वह वापस लड़ने से बहुत डरती है। इसलिए वह उनसे कहती है कि बस इसे ले लो बच्चा और जाओ। और उन्हें पता चलता है कि डार्बी ने कार की चाबियां कहीं बाहर छिपा दी थी। लेकिन एड ने आपत्ति जताई और फिर डार्बी ने जमीन पर काली मिर्च स्प्रे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऐश ने सचमुच उसे पीट दिया। फिर वह सैंडी के पास गया, जो अभी मरा नहीं है, और खत्म कर दिया। उसके बाद का काम ऐश डार्बी को खींचता है और उसे नेलगन से दीवार पर कीलों से ठोक देता है। फिर वह लार्स के पास जाता है, जो रो रहा है क्योंकि उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे है। वे डार्बी को छोड़कर लार्स को साफ करने के लिए शौचालय की ओर जाते हैं। दीवार पर कीलों से ठोकी गई डार्बी अपने दर्द को दबाए रखती है और अपनी कलाई को दीवार से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि यह बहुत दर्दनाक है। उसे पास में एक हथौड़ा मिलता है और वह उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन वह उससे बहुत दूर है और वह ऐसा करने का फैसला करती है। जय से मदद मांगे। इस बीच ऐश लार्स की आंखों से काली मिर्च स्प्रे निकालने में मदद कर रही है। लार्स हिल गया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐश किसी को मार डालेगी। मुझे इसे साथ रखने के लिए आपकी जरूरत है। जय ने डार्बी को हथौड़ा दिया, लेकिन अपहरणकर्ता वापस लौट आए। इससे पहले कि डार्बी खुद को मुक्त कर पाती, वह कमरे में चली जाती है। इसलिए वह हथौड़े को कुछ समय के लिए छिपा देती है। ऐश उसके पास आती है और उससे फिर से कार की चाबियों के बारे में पूछने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है। वह नया पाठ पढ़ने के लिए डार्बी का फोन खोलता है। फिर वह करीब झुकता है और उसे बताता है कि आप मां मर गई। डार्बी चुपचाप रोता है और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जाहिरा तौर पर डार्बी ने 911 को पहले जो संदेश भेजा था वह आ गया और पुलिस अब भी घटनास्थल की ओर जा रही है। ऐश और लार्स अब हताश हैं। राख फिर खींचती है बच्चे का हाथ और उसकी कलाई पर नेल गन का निशाना लगाता है। यह देखकर डार्बी अंदर आती है और बताती है कि कार की चाबियां बाथरूम के बाहर बर्फ में दबी हुई है। राख बंदूक लार्स को सौंप देती है जबकि वह चाबियां निकालने जाता है। यह स्पष्ट है कि लार्स गहराई से हिल गया है और उसे होने वाली सारी हिंसा पसंद नहीं है। इसीलिए डार्बी एक नए विचार के साथ आती है। वह जय को लाइट स्विच तक चलने और उसे बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वह जानती है कि लार्स राख की तरह हिंसक नहीं है और डरने के बावजूद वह जय को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जय वैसा ही करता है जैसा उसने कहा था, जबकि लार्स घबराने लगता है और जय को वापस बैठने के लिए चिल्लाता है। डार्बी इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपनी जेब से कोकीन का छोटा बैग निकालती है और दर्द को सुन्न करने के लिए उसे सूंघती है। जब जय लाइट बंद करने में सफल हो जाता है, जिसे डार्बी उपयोग करता है, उसकी कलाई से कील उखाड़ने का यह अवसर, जबकि लार्ज ऐश को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही है, कमरे में दोबारा प्रवेश करती है और देखती है कि डार्बी ने लार्स को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा है। ऐश घबराई हुई लग रही है। यह स्पष्ट है कि वह लार्स की परवाह करता है। जे नेल गन को उसकी पकड़ से दूर करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन फिर दोषी और हिली हुई ऐश लार्स की सहायता के लिए दौड़ती है, जबकि डार्बी और जे बाहर निकलते हैं और डार्बी की कार में प्रवेश करते हैं। ऐश लार्स को भागने में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लार्स खून से लथपथ हो जाता है और गिरने के कारण कील लार्स के सिर में गहराई तक धंस गई, जिससे प्रभावी रूप से उसकी मृत्यु हो गई। अब जब लार्स मर चुका है तो राख बहुत गुस्से में है। वह बाहर निकलता है और कार पर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसे वह उड़ा देता है। टायर बनाने वाली डार्बी ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जबकि डार्बी अभी भी खुद को याद कर रही थी, ऐश ने इमारत में आग लगाने का फैसला किया। जैसे ही ऐश डार्बी की कार की ओर बढ़ रही थी, एक अधिकारी घटनास्थल पर आता है और उसे वाहन से दूर हटने के लिए कहता है। डार्बी अब पूरी तरह से होश में है। उसने खुद को एक पेचकस और बंदूक से लैस कर लिया है। अब अधिकारी डार्बी से सावधान है। वह समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन अधिकारी उसे गोली मार देता है।
जो अभी भी जीवित है वह बंदूक लेता है और अधिकारी को गोली मार देता है। वह उठता है और बंदूक से पास के डार्बी पर निशाना लगाता है। उसे पता चलता है कि अधिकारी अभी भी जीवित है, इसलिए वह नेल गन लेता है और उसे तब तक गोली मारना शुरू कर देता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। वह अधिकारी की बंदूक लेता है और डार्बी को मारने के लिए वापस लौटता है, लेकिन फिर डार्बी ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। एक पेचकस ने उसे अपनी बची हुई ताकत से मार डाला। डार्बी मृत अधिकारी के रेडियो तक पहुंचने के लिए बर्फ पर रेंगती है। अगले दृश्य में बेहोश होने से कुछ समय पहले वह हेप के लिए कॉल करती है। डार्बी पुनर्वास केंद्र में वापस आ गई है और हमें पता चला है इस घटना को 1 महीने से अधिक समय हो गया है। जब वह अपने कमरे में लौटती है तो हम दीवार पर एक बच्चे का चित्र देखते हैं जो दर्शाता है कि घटना के बाद से वह जय के संपर्क में है। एक नर्स उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे सूचित करती है कि उसके पास एक आगंतुक आया है। डार्बी लॉबी तक जाती है और देखती है कि उसकी बहन डेविन वहां अपने रिश्ते को सुधारने के लिए तैयार बैठी है। डार्बी राहत में मुस्कुराती है और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।